चलिए आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्सेज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था कि जो हमारे डिफरेंट सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं जिनमें हमने रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स ये डिस्कस किए थे, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट था थोड़ा वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। ये जो वाटर है दैट इज यूजफुल फॉर डिफरेंट पर्पसेस in which we were discussing about the agriculture. India is an agrarian country where the most of the population is still dependent on the agriculture. So the demand of the water is mainly for the agriculture purposes. So irrigation is irrigation have much demand of water resources rather than other resources. We discuss about the surface water and groundwater usage of in agriculture sector, industrial sector, and domestic sector also. Now come to the demand for irrigation. There are certain reasons for the demand for irrigation. सबसे पहले की जो डिमांड है हमारी इरिगेशन की, मैंने बताया था कि इंडिया इज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, 4 मंथ्स जो है यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल होता है, और उसके बाद जो है हमारे क्या होते हैं, सारे ड्राई मंथ्स होते हैं, बट उसमें भी हमें वेरिएबिलिटी मिलती है। स्टेट टू स्टेट जो है रेनफॉल अमाउंट वेरी करता है। ऑल द स्टेट्स और ऑल द रीजन्स do not attain the same amount of rainfall during the rainy seasons. So there are certain reasons for the demand of irrigation. First मैंने आपको जैसे बताया variability in states. Note down the headlines. Variability of rainfall. Different states receives different amount of rainfall. जैसे कि अब नॉर्दर्न इंडिया है वो हमारा जुलाई अगस्त में रेनफॉल रिसीव करता है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम साउदर्न पार्ट की बात करें, केरला और तमिलनाडु स्पेशली, दैट रिसीव्स इन द नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ। रेनफॉल तमिलनाडु में कहाँ होता है, किस मंथ में, नवंबर और दिसंबर में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सीजनल वेरिएशन भी है, इसमें सीजन वाइज भी ये जो है रेनफॉल अमाउंट वेरी करता है। सीजनल वेरिएशन है जो हमारे मोस्ट ऑफ द पार्ट हैं वो क्या रहते हैं, रेस्ट ऑफ द मंथ्स दे रिमेन ड्राई, ओनली इन द 4 मंथ्स दे रिसीव द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें ब्रेक इन मानसून। ब्रेक इन मानसून और फेलियर। फेलियर ऑफ मॉनसून्स। ब्रेक इन मॉनसून का मतलब क्या होता है कि कभी आपने देखा होगा कि कभी तो जब मॉनसून सीजन चल रहा होता है तो कंटिन्यूसली कई दिन तक बारिश होती रहती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि एक बार बारिश स्टार्ट हुई लेकिन उसके बाद काफी दिन तक कोई बारिश नहीं होती, तो दैट इज नोन एज द ब्रेक इन मॉनसून, यानी कंटिन्यूसली रेनफॉल नहीं हो रहा है, उसमें ब्रेकिंग आ गया। तो इस तरीके से जो है वो भी हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न पर क्या डालेगा, एडवर्स इफेक्ट डालेगा। दूसरा है फेलियर ऑफ मॉनसून्स। कभी क्या हो जाते हैं, हमारे मॉनसून्स टाइम से पहले आ जाते हैं, कभी डिले हो जाते हैं, कभी बारिश अच्छी होती ही नहीं, मॉनसून फेल हो जाते हैं। सो इट आल्सो have the adverse effect on the agriculture process. So next is paddy crops. Paddy crops means the crops which needs plenty of water. तो ऐसे क्रॉप जिसमें हमें ज्यादा पानी की जरूरत है, जैसे कि राइस है, उनमें हम क्या करते हैं, ऐसे एरियाज में जहां पर हम ये क्रॉपिंग करते हैं वहां पर हमें इरिगेशन मेथड की जरूरत पड़ती है। अब ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस किया था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है डे बाय डे, फूड नेसेसिटी बढ़ती जा रही है, तो हम जो है अपने प्रोडक्शन को लिमिटेड नहीं रख सकते।
हमें अपना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करने के लिए हम रेनफॉल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इरिगेशन मेथड्स यूज करने होंगे। नेक्स्ट आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग सारे growing one more than one crop in a year. एक साल में एक से ज्यादा फसल लेना सेम पीस ऑफ लैंड से। No, that is also known as multiple cropping, not crop rotation. That is also known as multiple cropping. जब आप एक से ज्यादा फसलें ले रहे हो एक साल में, हाँ एक साल में, during an agriculture year on the same piece of land, when we are growing more than one crop, that is known as multiple cropping. तो हमने किया था कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा हमारा मॉडर्न मेथड्स। जो मॉडर्न हमारे फार्मिंग मेथड्स, ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा। मल्टीपल क्रॉपिंग के हम लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, सेम पीस ऑफ लैंड से हमें ज्यादा प्रोडक्शन लेना है, तो पहले जैसे पॉपुलेशन लिमिटेड थी तो हम एक ही फसल ग्रो करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें प्रोडक्शन में वेरिएबिलिटी भी चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। सेम पीस ऑफ लैंड पर व्हीट भी ग्रो कर रहे हैं, राइस भी ग्रो कर रहे हैं, और इन बिटवीन हम कोई फ्रूट, वेजिटेबल्स या पल्सेस भी ग्रो कर रहे हैं। फिर दूसरा मेथड आता है हमारा मॉडर्न फार्म। अब जब हम पूरा साल ही क्रॉपिंग कर रहे हैं तो इट मींस वी कांट डिपेंड अपॉन द रेनफॉल, तो हमें उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इरिगेशन, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स मींस modern farming method means use of HYP seeds and modern techniques like fertilizers, chemical or pesticides, equipments like pupils or all that, है ना। तो इन सब चीजों के लिए जब हम HYP seeds का यूज करते हैं तो they need more water। जब HYP seeds क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, एक ही बीज से उससे हमें पहले के जो ट्रेडिशनल बीज थे उसके कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जब कभी हम कोई चीज ज्यादा जल्दी लेने की कोशिश करेंगे, सो दे नीड्स मोर एफर्ट, तो इट मींस क्या होगा कि यहाँ पर उनको पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मॉडर्न मेथड्स जब हम यूज करते हैं तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन मेथड्स की जरूरत होगी, ठीक है, जिससे हमारा प्रोडक्शन तो मेनी टाइम्स इंक्रीज हुआ ही है। स्पेशली कौन सी स्टेट्स हैं जिसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के कारण ग्रेट अचीवमेंट हुआ, हाँ हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। एंड स्पेशली इन विच क्रॉप, व्हीट एंड राइस, लेकिन मेनली इन व्हीट, है ना। व्हीट में जो है उसमें 200 टाइम्स जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ प्रोडक्शन में ड्यू टू द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो इसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं we will not discuss here because we are concentrating on the irrigation methods. So these are the reasons why we need the irrigation facilities in agriculture. Clear? Now, what are the emerging problems of water? अब हमारी वाटर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स जो हैं इन सब के कारण आ रही है। हमने देखा कि डिफरेंट यूजेस हैं वाटर के, है ना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आ जाती है ओवर यूटिलाइजेशन। जितने हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं ड्यू टू द एग्रीकल्चर पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड डोमेस्टिक पर्पसेस एज वेल। सो वी आर ओवर यूटिलाइज द water resources. Second problem is pollution, means polluted water. हमने किया था कि 3% जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो 3% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी
हम अपने ड्रिंकिंग और सेफ वाटर के रूप में हम इसे यूज नहीं कर सकते। जितना भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, वो सारे हम किस में थ्रो कर देते हैं, रिवर्स और फ्रेश वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जिससे वो हमारा पानी जो है हमारे यूजेबल नहीं रहता और वो वाटर क्या है, पॉल्यूटेड वाटर है। फिर इसके बाद जो है हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उस वो क्या हो रहे हैं, हमारे डे बाय डे रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस होने का मतलब कि उनकी क्वालिटी, एक तो अगर वाटर रिसोर्सेज है भी किसी एरिया में तो उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो रही है, डिट्रॉइटिंग होती जा रही है, कम होती जा रही है, खराब होती जा रही है। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिट्रॉयशन ऑफ वाटर क्वालिटी। डिट्रॉयशन ऑफ वाटर क्वालिटी का मतलब क्या है, adding any foreign substance in the pure water। foreign substance का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका से आया, कोई लंदन से आया सब्सटेंस। इट मींस क्या है कि जो वाटर में नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं, उनसे अलग अगर कोई बाहर से सब्सटेंस उसमें ऐड हो जाता है, दैट विल डिस्ट्रॉय द क्वालिटी ऑफ द वाटर। इट मींस कि कोई भी स्मोक है, डस्ट है, एश पार्टिकल्स हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, बाहर से वाटर में ऐड हो जाते हैं और उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसी तरीके से जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं, कोई केमिकल है उसमें, वो भी वाटर में ऐड हो जाता है और उससे भी क्या हो जाती है, वाटर क्वालिटी हमारी क्या हो जाती है, डिट्रॉयट हो जाती है। अब इससे क्या होगा कि एक तो हमारी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जब पिएंगे, उसको यूज करेंगे, चाहे हम बाल्टी में करते हैं। कई बार आप किसी ऐसे रीजन में जाओ तो वहां पर जैसे मोस्टली, अब अगर हम पास का ही एग्जांपल लें तो पानीपत में इंडस्ट्रियल सेक्टर माना जाता है पानीपत को, है ना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि कॉटन टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दैट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। तो वो लोग क्या करते हैं कि जितना भी पानी होता है उसको जो है सरफेस रन ऑफ कर देते हैं, कि रिवर है, कोई तालाब है, उसमें डाल दिया। अब वही पानी जो है ग्राउंड वाटर के रूप में हम लोगों के घरों में आता है। तो वहां का जब हम पानी पीते हैं तो उसमें केमिकल एडेड होते हैं। अब उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वाटर बॉर्न डिसीजेज हमें होना शुरू हो जाती है। अब आप देखोगे कि मोस्टली वहां के घरों में जो है प्योरीफायर्स लगवाए गए हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। कई बार ऐसे पानी से जब हम बाथिंग लेते हैं, हम नहाते हैं, तो उससे हमें अपनी स्किन पे इचिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो इट मींस ये नहीं कि सिर्फ वो ड्रिंकिंग के लिए ही सेफ नहीं है, इवन जो हम कोई भी डोमेस्टिक यूज में उस वाटर को लेके आ रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है। एक तो इसका हमारा जो है ड्रॉबैक ये हो गया। सेकेंडली, कि जब हम रिवर वाटर में जो है इस तरीके के इन्फ्लुएंस डाल रही है, दैट आल्सो अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ ऑफ दैट वाटर बॉडीज। जो उस वाटर बॉडी में एक्वेटिक लाइफ है, उस पर भी वो एडवर्स इफेक्ट डालता है। जैसे कि सपोज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में पानी का यूज कहाँ होता है, कहाँ होता है उसका, उसमें स्मेल्टिंग के लिए और आयरन को कूलिंग करने के लिए, है ना। कि जब आयरन को हम उसमें जो फर्नेसेस होते हैं उसमें गर्म किया जाता है, उसको स्मेल्ट किया जाता है, तो उसके बाद उसको बिल्कुल ठंडे पानी में डाला जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, तभी वो सॉलिड फॉर्म में आता है। तो वो जो पानी होता है, जब आप गर्म आयरन को उसमें डाल रहे हो तो वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, केमिकल्स भी छोड़ देगा, और वही पानी जो है रिवर्स में सीधा चला जाता है। अब एक्वेटिक लाइफ, अगर आपके ऊपर जो है बिल्कुल खोलता हुआ पानी डाल दिया जाए तो आपकी स्किन भी जल जाएगी ना। तो वो भी लिविंग थिंग्स है, उनके भी अगर जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसमें वाटर बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उनकी लाइफ पर भी एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से ये ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ पर क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। और इस टाइम जो हमारी मोस्टली पॉल्यूटेड रिवर्स है, दैट आर गंगा एंड यमुना रिवर्स आर द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स। अब इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, हमारा ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि वाटर तो है बेसिक नेसेसिटी, इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मींस क्या, इसके लिए हमारा जरूरी है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट।
इसमें मैंने दो वर्ड ऐड किए, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हमें जो है कंजर्व तो करना ही है, बचाना ही है, साथ साथ जो हमारा वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हमें सस्टेनेबल मैनर में भी यूज करना, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर सरप्लस ऑफ वाटर है और कुछ एरियाज हैं दैट आर डेफिसिट इन वाटर रिसोर्सेज। तो हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सरप्लस को लेकर हमने डेफिसिट एरिया तक पहुंचाना, और दूसरा कंजर्वेशन मींस कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हम यूज करें जिससे हम पानी को जो है सेव कर सकें। अब हम आपको छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं कि ठीक है, जब आप हैंड वॉश करने जा रहे हो तो इमीडिएटली अपना हैंड वॉश करते ही टैप बंद करो, उससे नल को खुला ना छोड़ो। इस तरीके के हम छोटे छोटे मेजर्स भी अडॉप्ट करते हैं, तो उससे भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और एक हाई लेवल पर भी इसका कंजर्वेशन पॉसिबल है। सबसे पहले कि हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है हमने कहा 3% है, 68% जो है वो हमारा ओशनिक वाटर के रूप में। अब ओशनिक वाटर कैसा है, ब्रैकिश है, साल्टी है, जिसको हम ना तो इंडस्ट्रीज में यूज कर पाते हैं, ना ही डोमेस्टिक में यूज कर पाते हैं और ना ही इरिगेशन में। अगर उसे हम डिसैलिनाइजेशन करें उसका, यानी कि हम जो डिसैलिनाइजेशन करते हैं वाटर का, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, इसलिए जो है ओशन वाटर का जो है वो डिसैलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी ह्यूज क्वांटिटी में। एक तो ये था कि हम ओशन वाटर को यूज करना शुरू करें, बट इट क्वाइट बी इम्पॉसिबल, ठीक है, कि एक लार्ज स्केल पर हम इसको नहीं कर सकते ड्यू टू द हाई कॉस्ट। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले इसमें हमारी आ जाती है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय वाटर हार्वेस्टिंग? स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, है ना, फॉर द मल्टीपर्पसेस इन फ्यूचर। तो यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। दूसरा कि हम पानी को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, सो प्रिवेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रोकना, ये दूसरा जो है हमारा मैनेजमेंट का रूप हो सकता है। थर्ड है हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट, इनको भी हम डिटेल में करेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट की जा सकती है, जैसे अभी मैंने बताया कि सरप्लस है तो उसको डेफिसिट एरिया तक पहुंचाया जा सकता है पानी को थ्रू द कैनाल्स, पोन्ड्स और एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, it is also a technique of water harvesting, rain water harvesting. Next है recycling and last is reuse. These are the some techniques to conserve the water and management. अब इनमें से वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मींस कि जो रेनफॉल होता है, जब ड्यूरिंग द रेनफॉल सीजन वी कैन सेव द वाटर इन डिफरेंट मैनर्स और इन डिफरेंट मेथड्स। कहीं यहाँ पर टैंक बनाकर इसको यूज किया जाता है, कहीं कुंड बनाए जाते हैं इसके लिए, कहीं बैम्बू पाइप्स बनाकर इनको सेव किया जाता है, कहीं रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये दीज आर द सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। फिर दूसरा है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है या डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको हम रिवर बॉडीज में ना थ्रो करें। अगर हम उसको डाल भी रहे हैं तो उसकी प्रॉपर पहले मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसमें से जो सॉलिड वेस्ट है उसको पहले अलग किया जाना चाहिए। अगर रिवर वाटर में वो पानी जा भी रहा है तो वो ठंडा होकर जाना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ पॉल्यूटेंट्स मेथड्स जो हैं हम यूज कर सकते हैं। थर्ड है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि वाटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। ठीक, इसके लिए ये मेनली कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे कि इससे क्या होता है कि जो एरियाज उस वाटर बॉडी के अंडर आते हैं उनको हर चीज के लिए वाटर प्रोवाइड करना, वाटर फॉर इरिगेशन, वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग जो है, जैसे अभी मैंने बताया कि पॉल्यूटेंट्स को हम उसमें से अलग कर दें पानी में से और फिर हम उसको यूटिलाइज करें। दूसरा है रीयूज। रीयूज का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने बाल्टी ली,
उसके बाद जो आपका वॉशिंग किया, वॉशिंग के बाद जो आपका पानी बच जाता है उसको आप जो है अपने घर में पोछा लगाने के लिए और इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो गार्डनिंग में इस पानी को यूज किया जा सकता है, तो उसके लिए फ्रेश वाटर ना लेकर हम पहले से यूज किए हुए पानी को यूज कर सकते हैं, दैट इज रीयूज। अब प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये जो है दैट इज अ बिग कंसर्न फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको पॉल्यूशन से बचाना, क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं उनमें क्या डिफिकल्टीज आजकल हम फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, कि वो रिवर्स बॉडीज जो हैं वो क्या होती जा रही हैं, पॉल्यूटेड होती जा रही हैं और हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब इसमें भी हमें एरिया वाइज डिफरेंस देखने को मिलता है। हिली एरियाज में क्योंकि एक तो वहाँ पॉपुलेशन कम है, दूसरा इंडस्ट्रीज कम है, तो वहां पर रिवर बॉडीज इतनी पॉल्यूटेड नहीं मिलती, जबकि प्लेन एरियाज में ड्यू टू द ह्यूज पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज these river bodies are more polluted, ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी हैं। इनमें एक आपको क्वेश्चन आ रहा है, ये जो काम है वाटर रिवर बॉडीज को पॉल्यूटेंट से बचाना, ये काम करता है CPCB, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस ये जो है इनका काम क्या है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई टू मॉनिटर द वाटर क्वालिटी ऑफ आवर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो कितनी उसमें उसको मॉनिटर करना कि वो किस हद तक पॉल्यूटेड, एक जो रिवर होती है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है अपने आप को क्लीनिंग करने की, हर रिवर की अपनी एक कैपेसिटी है कि वो अपने आप को क्लीन करती रहे, लेकिन बियॉन्ड दिस कैपेसिटी इफ इट रिसीव्स द पॉल्यूटेंट्स दैट विल बी डिस्ट्रॉइंग द क्वालिटी ऑफ इट्स दिस रिवर। नाउ इसमें सबसे जो पॉल्यूटेड रिवर है दैट इज यमुना रिवर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर, दैट इज यमुना रिवर बिटवीन दिल्ली टू इटावा। Some other polluted rivers are Sabarmati at Ahmedabad, Gomti at Lucknow, Kali at the Adyar, Kuam, the Vegai and the Musi, and the Ganga between Kanpur and Varanasi. ये तो होगी रिवर वाटर के बाद, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा ग्राउंड वाटर है जिसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं वो भी पॉल्यूट होता जा रहा है, उसमें भी टॉक्सिक मटेरियल ऐड होता जा रहा है। टॉक्सिक मटेरियल मींस कि हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अभी हमने कहा कि मॉडर्न मेथड हम यूज कर रहे हैं। अब मॉडर्न मेथड में हम क्या यूज कर रहे हैं, फसल हमारी खराब ना हो जाए इसके लिए हम उस पर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स स्प्रे करते हैं। अब ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो हमें करते ही हैं, जब हम उस जो भी हमने फ्रूट वेजिटेबल जो भी ग्रो किया उसको जब हम लेते हैं, इसके साथ साथ जो हमारे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है उसको भी ये जो है खराब करते हैं। कैसे कि वो धीरे धीरे मिट्टी से रिस के किसमें चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, और ये टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हमारे ग्राउंड वाटर में भी ऐड हो जाता है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो टॉक्सिक मटेरियल जो है वो इसका एक मेन रीजन रहता है। इसके लिए कुछ एक्ट बनाए गए जैसे कि द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस सच एज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन ये अभी तक अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। अभी भी 251 पॉल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो रिवर्स और लेक्स के जो है किनारों पे लगी हुई हैं। अब इनमें क्या होगा कि ये जो एक्ट है तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक हम लोग खुद से अवेयर नहीं होंगे, यानी जो इंडस्ट्रीज लगाने वाले लोग हैं वो खुद अवेयर नहीं होंगे कि हमें ये पॉल्यूटेंट्स रिवर्स में डालने चाहिए या नहीं चाहिए, तब तक आप कितने भी लीगल एक्ट बना लो उसको जो है ब्रेक करने के रूल्स वो पहले निकाल देंगे। तो इट मींस ये एक्ट या ये लीगल जो एफर्ट है वो तभी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जब पब्लिक खुद से अवेयर हो इस सब चीजों के। क्लियर? नाउ
recycle and reuse we already discussed. Now come to the watershed management. वाटरशेड मैनेजमेंट पर आपको जो है एक केस स्टडी भी आती है, जो आपकी बुक में केस स्टडी है वो आपको अच्छे से रीड करनी है। केस स्टडीज पर भी आएंगे आपको, और इस पर वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है इस पर भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रिसाइकिल और रीयूज तो होने का छोटे लेवल के हमारे टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने वाटर की क्वालिटी को और उसको कंजर्व कर सकते हैं। जो मेन हमारा है वो है वाटरशेड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर विद वेरियस मेथड्स। कि क्या होता है कि जब हमारा रेनफॉल होता है तो उससे बहुत सारा पानी जो है, जब हाई अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है, जिस दिन हाई रेनफॉल हो रहा है तो एक सोइल की जो है मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी होती है, जब वो फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद वो पानी जो है वो नीचे नहीं जाएगा, वो क्या होगा, सरफेस रन ऑफ होगा। अगर उस पानी को वो सिर्फ वेस्ट हो जाता है, अगर उस हम कहीं पर स्टोरेज कर लें उसकी, तो उससे हम आगे के यूजेस में उसे यूज कर सकते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सरफेस रन ऑफ को रोकना, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज उनको इंक्रीज करना बाय द वेरियस मेथड्स। नाउ वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज और सोसाइटी दोनों में बैलेंस बना के रखती है, क्योंकि सोसाइटी क्या कर रही है, वाटर को यूज कर रही है, तो वाटर जो है वो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस में रहे, उसकी कमी ना हो, ये हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है, वाटरशेड मैनेजमेंट। अब यहाँ पर भी इसकी सक्सेसफुलनेस भी डिपेंड करती है लोगों की पार्टिसिपेशन पर, कि लोग जो हैं वो कितना इस चीज को लेकर अवेयर हैं, तभी जो है हमारा ये प्रोसेस जो है वो क्या हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इसके लिए नो डाउट कि जो गवर्नमेंट है वो भी अपने लेवल पर कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किए हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डिफरेंट एरियाज में लोगों ने अपने आप से, एक कम्युनिटी ने मिलकर अपने आप से स्टार्ट किए हैं। जैसे कि इनमें मेन प्रोजेक्ट आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हरियाली, जिसका मेन जो एम है दैट इज टू प्रोवाइड द वाटर फॉर ड्रिंकिंग, irrigation, fisheries, domestic purposes to the rural areas। हरियाली, जिसके नाम से पता लग रहा है कि रूरल पीपल्स को हर एक पर्पस के लिए वाटर जो है प्रोवाइड करना, दैट इज द मेन एम ऑफ द हरियाली प्रोजेक्ट। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है नीरू मेरू, दैट इज स्टार्टेड इन द आंध्र प्रदेश। दैट नेक्स्ट इज कावेरी पानी संसद, दैट इज द प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। एंड वन मोर थिंग, अब राजस्थान में क्या होता है कि वहां तो वाटर लेवल वैसे ही कम है, रेनफॉल अमाउंट वैसे ही कम है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, अपने घरों में टैंक्स बनाकर रखते हैं। जैसे ही रेनफॉल होता है वो पानी पाइप के जरिए कहाँ चला जाता है, उन टैंक्स में, और उन टैंक्स को ढक दिया जाता है। ऑलमोस्ट उनके जो घर हैं उनके घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए गए हैं। इसी तरीके से वहां पर एक जो एक बहुत ही डिप्रेशन एरिया डिग आउट किया जाता है जिसको पोंड कहते हैं, और उसके बोल्स को क्या कर दिया जाता है, पक्का कर दिया जाता है, तो उसमें भी वहां पर पानी स्टोर किया जाता है। अब इन चीजों को ढक दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वाटर वहां पर इवेपोरेशन अमाउंट भी ज्यादा है, तो इस तरीके से वहां पर क्या किया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। अब तमिलनाडु में क्या स्टेटस है, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये कंपल्सरी है हर एक पर्सन के लिए, हर एक फैमिली के लिए, कि वो अपने घरों में इस तरीके के टैंक्स बनाए, वाटर हार्वेस्टिंग करें, वहां पर हर एक पर्सन के लिए ये कंपल्सरी है। तो कुछ स्टेट्स, कुछ कम्युनिटीज जो हैं उन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया है। अब इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे हमें इनको कंजर्व तो कर ही सकते हैं वाटर को, बल्कि रीजेनरेट भी कर सकते हैं। यानी जब पानी हम टैंक्स में स्टोर करते हैं तो उसको बॉयल करके और फ्रॉम सम अदर टेक्निक्स वी कैन यूज इट आल्सो फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पसेस। क्लियर? चलिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने डिस्कस कर लिया।
हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें आपको चैप्टर में जितनी भी आपके बीच में केस स्टडी दी हुई है, इस बार आपकी केस स्टडी ज्यादा आएंगी, तो आपको जितनी भी केस स्टडी दी हुई है उसको आपने थॉरली पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। और उन केस स्टडीज से आपको रिलेटेड कोई भी उसका रीजन पूछा जा सकता है, कोई इम्पैक्ट पूछे जा सकते हैं, उसके कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कुछ भी उन केस स्टडी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर में जो भी केस स्टडी दी गई है आपने उसको पढ़ना है। क्लियर?